हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है होमोनिम्स, होमोग्राफ्स एंड होमोफोन्स। ये डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश का ग्रामर टॉपिक है। बाकी लेसन्स एंड ग्रामर टॉपिक्स भी अपलोडेड है। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Homonyms are words that have the same spelling and the same pronunciation but different meanings. I want to lie, I want to lie down. तो homonyms ऐसे words होते हैं जिनकी spelling सेम होती है, उन्हें pronounce भी सेम किया जाता है, लेकिन उनकी meaning, उनका मतलब अलग होता है। जैसे कि ये जो सेंटेंस है I wanted to lie, यहाँ पर lie का मतलब है कोई ऐसी चीज जो कि सच नहीं है, और दूसरे सेंटेंस में I wanted to lie down, इसका मतलब ये है कि मैं लेटना चाहता हूँ। Exercise 1. Each set of sentences in column X has homonyms. Match every sentence of each set in column X with the corresponding meaning in column Y of the homonym in the sentence. One has been done for you. तो column X में कुछ sentences हैं जिसके अंदर homonyms को use किया गया है, यानी कि same spelling, same sound लेकिन different meaning. तो आपको column Y की meaning के साथ match करना है। First one आपके लिए किया गया है, जैसे कि she withdrew money from the bank. तो यहाँ पर बैंक का मतलब है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। I sat on the bank and watched the boats sail by. मतलब मैंने रिवर के बैंक के ऊपर बैठा है, तो इट इज बी। Then you mustn't always bank on him. Bank on him का मतलब यहाँ पर है कि उसके ऊपर डिपेंड ना करना। B, he was fair skinned, यानी कि उसकी स्किन कलर की बात हो रही है यहाँ पर। Then it wasn't a fair deal, यानी कि चीजें फेयर नहीं थी। So free from bias or deception. We visited the fair, यहाँ पर fair exhibition है। Her performance was fair, यानी कि उसने एवरेज के ऊपर कुछ परफॉर्म किया था। It suit my needs, suit my needs यानी कि be acceptable to. Then I wore my best suit, यानी कि बेस्ट गारमेंट्स पहने मैंने, क्लोथ्स। I brought a suit against him, यानी कि मैंने उसके खिलाफ केस कर दिया। D, the map was not to scale, so यहाँ पर रेशियो की बात हो रही है। Then the thief could easily scale the wall, यानी कि वो वॉल के ऊपर चढ़ सक रहा था, so A. Then the patient stood on the scale, तो ये यहाँ पर weighing machine के ऊपर यानी कि weighing instrument के ऊपर ठहरता है। And then they were ranked on a scale of 10, यानी कि स्टैंडर्ड की बात हो रही है। Then E, we need someone to lead the team, यानी कि हमें कोई इंचार्ज चाहिए। The police are following a lead, तो यहाँ पर वो क्लू ढूंढ रहे हैं। Then she lost her lead in the final round, यानी कि वो अपना जो फायदा है अपने कॉम्पिटिटर से वो लॉस्ट कर दिया। Fill in the blanks in each set of sentences with a single homonym. So हर सेंटेंस में आपको होमोनिम भरना है, यानी कि सेम साउंड, सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, अ स्नेक डैश हिम, सो अ स्नेक बिट हिम। सो यहाँ पर बिट का मीनिंग है काटना। सेकेंड सेंटेंस, एड अ डैश ऑफ सॉल्ट, एड अ बिट ऑफ सॉल्ट, तो यहाँ पर बिट का मीनिंग है लिटिल बिट, यानी कि थोड़ा सा। अब आगे के सेंटेंसेस में हम अपनी ओन से होमोनिम्स डाल सकते हैं। फर्स्ट वन, she wrote a new dash, she wrote a new play. Second one, the children went to dash in the park, the children went to play in the park. फर्स्ट सेंटेंस में she wrote a play यानी कि उसने एक प्ले लिखा है, एंड सेकेंड सेंटेंस में the children went to play यानी कि वो पार्क में खेलने गए। सो दोनों भी वर्ड्स की स्पेलिंग सेम है, साउंड भी सेम है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है, इसलिए वो होमोनिम है। I was asked to dash a few lines of verse. I was asked to pen. Pen a few lines का मतलब है कि कुछ लाइंस लिखने को कहा गया। The sheep are not in their pen. सेकेंड सेंटेंस में the sheep are not in their pen. Pen का मतलब है कि जो sheep को जहाँ रखा जाता है एक सुरक्षित जगह पर, उस जगह को, स्मॉल प्लेस को pen कहते हैं। She uses a brush dash for calligraphy. She uses a brush पेन फॉर कैलीग्राफी, पेन जिससे लिखते हैं। द डैश ट्री इज फाउंड इन टेम्परेट रीजन्स, कोई ऐसी ट्री का नाम बोलना है जो कि टेम्परेट रीजन्स में पाई जाती है, तो एश ट्री। लेट्स डैश अप द हाउस बिफोर द गेस्ट अराइव, तो लेट्स एश अप द हाउस। तो फर्स्ट सेंटेंस में एश का मतलब ट्री था, और सेकेंड सेंटेंस में एश का मतलब है जो भी वुड जलाने से एश आता है वो एश।
उसको साफ करना है गेस्ट आने से पहले। नेक्स्ट, वी डिडंट रियलाइज द डैश ऑफ द पैंडेमिक, वी डिडंट रियलाइज द पिच ऑफ द पैंडेमिक। तो इस सेंटेंस में पिच का मतलब है कि हमें पता नहीं था कि कितना हाई लेवल है या फिर इंटेंस या सिवियर लेवल हो सकता है पैंडेमिक का, यानी कि कोविड का, पर कितना सिवियर है वो बता रहा है पिच। सेकेंड वन, द सिम्फनी इज इन द डैश ऑफ सी मेजर। तो यहाँ पर भी पिच आएगा बिकॉज पिच यहाँ पर म्यूजिकल नोट की बात करता है। You need to dash the fish before cooking it. You need to pitch the fish because यहाँ पर pitch का मतलब है कि उसके कांटे निकालना। Dash out for fraudulent calls and emails. Offer out. फर्स्ट सेंटेंस में ऑफर का मतलब है कि आप अगेंस्ट जाओ या फिर कॉल आउट करो ऐसे फ्रॉडुलेंट कॉल्स को एंड ईमेल्स को। सेकेंड सेंटेंस में शी गॉट मी एन एक्सपेंसिव ऑफर फॉर माई बर्थडे। यहाँ पर ऑफर का मतलब है कि उसने मुझे मेरे बर्थडे के लिए एक अच्छा ऑफर दिया। Homographs are words that have the same spelling but different pronunciation and meaning. So homographs ऐसे words होते हैं जिसमें spelling same होती है लेकिन उन्हें अलग pronounce किया जाता है और उनका मतलब भी अलग ही होता है। The wind is strong tonight. So wind यहाँ पर हवा की बात हो रही है। Second sentence में I forgot to wind my watch. Wind यानी कि ट्विस्ट करना। सो दोनों की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, स्पेलिंग सेम है और मीनिंग भी डिफरेंट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फॉर ईच सेट मैच बोथ सेंटेंसेस इन कॉलम एक्स विद द करस्पॉन्डिंग मीनिंग इन कॉलम वाई ऑफ द होमोग्राफ इन द सेंटेंस। कॉलम एक्स में कुछ वर्ड्स है जो कि कुछ मीन करते हैं एंड कॉलम वाई में उसकी मीनिंग लिखी गई है। अब कॉलम एक्स के वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं दैट आई विल टेल यू। फर्स्ट वन, द मेयर will present the award. प्रोनाउंसिएशन इसकी है present। तो यहाँ पर अवार्ड का मतलब है एक स्पेशल अवार्ड जो दिया जाता है। Then she gave me a present for Diwali. यहाँ पर वो present है, so gift. You missed the train by a minute. तो यहाँ पर यूनिट ऑफ टाइम की बात की जा रही है। Then the chances of success are माइन्यूट। प्रोनाउंसिएशन इसका माइन्यूट है यानी कि बहुत स्मॉल, छोटा। आई वॉच द मैच लाइव। तो यहाँ पर लाइव आप कोई चीज जब देखते हो उसकी बात हो रही है। एंड आई लिव इन हैदराबाद यानी कि आप रहते हो हैदराबाद में। डी, शी डिड नॉट बाउ बिफोर द क्वीन। तो यहाँ पर झुकने की बात हो रही है, टू लोअर वंस हेड इन रिस्पेक्ट। द आर्चर पिक्ड अप द बो यानी कि उसने तलवार उठाई, वेपन उठाया। पिक अप द ऑब्जेक्ट यानी कि पिक अप द मटीरियल। आई डिड नॉट ऑब्जेक्ट हर डिमांड। सो ये वाला प्रोनाउंसिएशन है ऑब्जेक्ट यानी कि किसी भी चीज से अग्री नहीं करना। आई डिड नॉट शेड अ सिंगल टीयर। टीयर यानी कि आंखों से लिक्विड जाना, रोना। डू नॉट टेयर द पेपर यानी कि कागज को मत फाड़ो। द पाइप वॉज मेड ऑफ लेड। लेड यहाँ पर एक मेटल है। दिस विल लीड टू सक्सेस यानी कि इसका रिजल्ट सक्सेस होगा। माई वूंड हैज नॉट येट हील्ड यानी कि मेरा जख्म अभी तक भरा नहीं है, तो इट इज इंजरी। आई वाउंड द टेप यानी कि मैंने टेप को अरेंज किया। शी आस्क्ड मी टू क्लोज द विंडो। सो प्रोनाउंसिएशन इसकी क्लोज है। ही स्टूड क्लोज टू द विंडो। सो क्लोज यहाँ पर करीब है। नेक्स्ट, होमोफोन्स। Homophones are words that have the same pronunciation but different spelling and different meaning. तो homophones वो words हैं जिनकी pronunciation same होती है लेकिन उनकी spelling अलग होगी और उनका मतलब भी अलग होगा। For example, do not waste paper यानी कि पेपर को बर्बाद मत करो। यहाँ पर waste की meaning है कि spend मत करो। सेकेंड वन, शी टाइड अ सैश अराउंड हर वेस्ट। अब यहाँ पर वेस्ट की स्पेलिंग अलग है। ये वेस्ट का मतलब है एक पार्ट ऑफ द बॉडी। सो देखो आप वर्ड वेस्ट एंड वेस्ट दोनों भी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग और मतलब अलग है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड होमोफोन्स। एक्सरसाइज, fill in the blanks with the correct homophones from the options given in the box. तो यहाँ पर कुछ homophones है जो कि टेबल में दिए गए हैं। road and road, band and band, to, board, board, principal, principal, there. ये textbook sentences में कुछ error है, so that's why I will write down the sentences. First sentence, I am dash tired dash play video games. यानी कि मैं बहुत थक गया हूँ, तो too tired to play video games.
सेकेंड वन, शी डैश हर बाइक डाउन द डैश, शी रोड हर बाइक यानी कि वो बाइक चला कर गई, कहाँ पर, रोड पर। थर्ड वन, आर डैश इज अ लेडी ऑफ ग्रेट डैश, यानी कि हमारी जो प्रिंसिपल है वो उसूलों वाली लेडी है। तो फर्स्ट ब्लैंक में जो प्रिंसिपल है वो किसी भी स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल है, एंड सेकेंड ब्लैंक जो है प्रिंसिपल, उसका मतलब होता है उसूल। डैश इन द गार्डन ओवर डैश, सो वो वहां पर गार्डन में है, ये कहने को आप कहेंगे दे आर देयर इन द गार्डन, वहां पर देयर। डिड यू बाय डैश टिकट्स फॉर द शो डैश, यानी कि क्या तुमने 2 टिकट खरीदी हैं, तो पहला वाला ब्लैंक है नंबर 2 एंड सेकेंड ब्लैंक है क्या तुमने भी, तो TOO। अर्जुन्स डैश वॉज डैश फ्रॉम प्लेइंग इन द स्कूल, पहला डैश जो कि बैंड है उसका मतलब है एक म्यूजिकल बैंड, एंड दूसरा डैश जो है बैंड उसका मतलब है निकाल दिया जाना। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट होमोफोन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। सो यहाँ पर कुछ होमोफोन्स दिए गए हैं ब्रैकेट्स में, एंड आपको करेक्ट वाला पिक आउट कर कर फिल इन द ब्लैंक करना है। फर्स्ट वन, आई बॉट अ डैश ऑफ ग्लव्स, सो मैंने लाए हैं जोड़ी, किसकी, ग्लव्स की, तो जोड़ी को हम कहेंगे पेयर। देन द किंग्स डैश डिड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, यानी कि उसका राज्य जो है बहुत लंबे समय तक नहीं रहा, तो रेन। इफ यू पार्क हियर द पुलिस विल डैश योर कार अवे, यानी कि वो आपकी गाड़ी उठाकर लेके जाएगी पुलिस अगर आप यहाँ पर पार्क करोगे तो, सो दैट इज कॉल्ड टो। देन द लायनेस पिक्ड अप द डैश ऑफ हर प्रे, यानी कि जो लायनेस थी यानी कि फीमेल लायन, उसने स्मेल किया अपने प्रे को, अपने शिकार को, तो सेंट, ओके, उसकी सेंट ऑफ द प्रे। शी वॉन्टेड टू डैश हर फेवरेट आउटफिट, वो अपने फेवरेट कपड़े पहनना चाहती थी, सो वेयर। Exercise C. Show the difference between the words in the given sets of homophones by using them in sentences of your own. तो यहाँ पर 8 सेट्स है होमोफोन्स के, एंड हर वर्ड के साथ आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट सेट इज आइल एंड आइल, सेकेंड वन ब्रेक एंड ब्रेक, थर्ड वन फोर एंड फोर, फोर्थ हील एंड हील, फिफ्थ पेन एंड पेन, सिक्स्थ पास्ट एंड पास्ट, सेवन पॉज एंड पॉज, 8 सेल एंड सेल। सो मैं आपको मीनिंग के साथ सेंटेंसेस बताती हूँ। तो पहला वर्ड है आइल, आइल का मतलब होता है अ पाथ बिटवीन रोज, यानी कि 2 रास्तों के बीच का रास्ता, एंड दूसरा वर्ड जो है आइल उसका मतलब होता है एक छोटा सा आइलैंड। तो फर्स्ट सेंटेंस विथ आइल इज शी वॉक डाउन द आइल, यानी कि वो एक रास्ते में से गई, बीच के रास्ते में से, एंड सेकेंड वन है वी वेंट टू द आइल बाय बोट, यानी कि हम आइलैंड पर गए बोट से। सेकेंड वन फोर, FOUR, ये एक नंबर है, और दूसरा 4 जो है FORE, वो एक तरह की वार्निंग है जो कि गोल्फ की गेम में दी जाती है। आई हैव 4 बुक्स, 4 द बॉल इज फ्लाइंग, तो यहाँ पर आप वार्निंग दे रहे हो कि बॉल जो है वो फ्लाई कर रहा है। थर्ड वन पेन, PANE, जिसका मतलब होता है अ ग्लास पीस। सेकेंड पेन इज PAIN, जिसका मतलब है हर्ट करना। तो फर्स्ट पेन के साथ सेंटेंस है द पेन इज ब्रोकन, यानी कि द ग्लास इज ब्रोकन। सेकेंड सेंटेंस माई हेड पेन इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि मेरा सर का दर्द स्ट्रॉन्ग है। फोर्थ वन पॉज, PAWS, जिसका मतलब होता है जानवर के फीट। देन पॉज, PAUSC, जिसका मतलब है रुकना। तो फर्स्ट सेंटेंस है द डॉग हैज बिग पॉज, यानी कि जानवर के बड़े पंजे हैं। देन आई विल पॉज द वीडियो, मैं वीडियो को रोक दूंगा। फिफ्थ वर्ड इज ब्रेक, ब्रेक यानी कि कोई भी चीज को क्रैक करना, और दूसरा वर्ड है ब्रेक, BRAKE, जिसका मतलब है रोकना। स्पेसिफिकली जो कार में जो ब्रेक होता है उसके बारे में बोल रहा है वो। तो फर्स्ट सेंटेंस है आई विल ब्रेक द स्टिक, यानी कि मैं स्टिक को तोड़ दूंगा, उसमें क्रैक लाऊंगा। सेकेंड सेंटेंस है प्रेस द ब्रेक टू स्टॉप, यानी कि गाड़ी का ब्रेक दबाओ ताकि गाड़ी को रोक सको। सिक्स्थ वन हील, HEAL, जिसका मतलब है बेटर हो जाना, हेल्थ अच्छी होना, और दूसरा हील है HEEL, जो कि बैक पार्ट होता है किसी भी फुट का, कि हमारे पैर का जो फुट होता है उसके बैक पार्ट। देन फर्स्ट सेंटेंस इज द कट विल हील सून, यानी कि जो कट हुआ है वो जल्दी बेटर हो जाएगा। सेकेंड सेंटेंस शी हर्ट हर हील, यानी कि उसके पैर की जो हील है वो दर्द कर रही है। सेवेंथ वन पास्ट, PAST, यानी कि पहले की बात। देन पास्ट, PASSED, यानी कि बाजू से गुजरना। तो फर्स्ट सेंटेंस है द पास्ट इज गॉन,
गुजरा हुआ कल जा चुका है। सेकेंड सेंटेंस, द कार पास्ट मी क्विकली, यानी कि गाड़ी मेरे बाजू से बस गई है। लास्ट वन, सेल, सेल यानी कि बेचना पैसों के लिए, और दूसरा सेल CELL, ये एक छोटा सा कमरा होता है। फर्स्ट सेंटेंस है दे विल सेल द कार, यानी कि वो गाड़ी बेच देंगे। सेकेंड सेंटेंस, ही इज इन अ सेल, यानी कि वो एक छोटे से कमरे में है।